मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होना है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्ष 2020 में बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए थे। तो जो बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र था, इसी प्रश्न बैंक में से पूछा गया था। तो इसकी तैयारी के लिए, जो कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा होना है, इसकी तैयारी के लिए मैं आज आपको गणित का प्रश्न बैंक लेकर के आया हूँ। तो आप देखिए, इसे, इनके प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जो प्रश्न है क्रमांक 51 दिया गया है। क्यों 51 इसलिए दिया गया कि इसके पहले वाले जो प्रश्न हैं, पिछली जो हमारी वीडियो हैं, वहाँ के आप जो है भाग 5 में इन सभी को देख सकते हो कि भाग जो हमारा 5 है, उस 5 में इसके पहले वाले प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम देखते हैं 6 और 14 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। 6 और 14 इनका हमें लघुत्तम समावर्त निकालना है। तो हम देखते हैं इसकी गुणनखंड विधि से 6 का निकालना और 14 का निकालना। तो इस प्रकार से हम 6 को लिख लेंगे और 14 को लिख देंगे। और देखिए, इस प्रकार से हम 2 का, क्योंकि ये 2 से भाज्य हैं दोनों संख्या, तो पहले 2 का भाग लगाते हैं। 2 3 6 और यहाँ चला जाएगा 2 7 14। जिन संख्याओं में भाग चला जाता है उसमें हमें भाग दे देना है, जिनमें भाग नहीं जाता है उसको हमें उतार देना है। तो यहाँ देखिए, सॉरी गलती से 14 लग गया है, 2 7 14, हमें यहाँ पे 7 लिखना है। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। यहाँ आया हमारा 2 7 14, 7 आ जाएगा। अब इसके बाद में हमें किसका देना है, हम 3 का भाग दे देंगे। 3 का 3 एकम 3, यहाँ 7 ज्यों का त्यों उतारेंगे, क्योंकि 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो यहाँ 7 उतार लीजिए। और फिर इसके बाद में 7 का भाग लगाएंगे, 1 का 1 ही रहेगा और 7 एकम 7। अब किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 1 1 बच गया है। तो यहाँ जो हमारे ये गुणनखंड मिले हैं, इनको हम लिख लेंगे 2 और ये 3 और ये 7। तो गुणित 3 और गुणित 7, इनका हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा कीजिए, 2 का 3 में गुणा कीजिए पहले, 2 3 6, तो आ जाएगा 6। और फिर हमें अब इस 7 का गुणा करना है 6 में 7 का गुणा कीजिए, तो 6 7 यहाँ आ जाएगा 42। तो जो इसका लघुत्तम समापवर्त है वो क्या होगा, 42 होगा। ये हम देखेंगे किस वाले विकल्प में दिया गया है 42। तो देखिए, सी वाले विकल्प में जो है ये 42 दिया गया है ये। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, और हम यहाँ उत्तर के रूप में लिख देंगे 42। ये लघुत्तम समापवर्त 6 और 14 का होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में दिया गया है कि 8.5 गुणित 2.5, इसका मान क्या होगा। तो इन संख्याओं का हमें गुणा कर लेना है, 8.5 और 2.5 का। तो चलिए इसका हम गुणा करते हैं, 8.5 गुणित 2.5 और गुणा कीजिए, 5 का 5 में 5 25 हो जाएंगे, और 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42। यहाँ से अब हमें दहाई का गुणा करना है, तो इकाई का अंक को छोड़ देना है। 2 पंचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 लिख लीजिए, यहाँ से लाएगी 1 और 8 दूनी 16, 16 और 1 17, यहाँ पे 17 लिखिए, 17, और इसको जो है जोड़ दीजिए। तो 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 होगा, 7 और 4 11, 1 हासिल 1, 1 और 1 2। यहाँ पे देखिए, अब हमारी संख्या आ गई यहाँ पे 2125। अब हमें दशमलव लगाना है, क्योंकि ये दशमलव का गुणा किया है। तो जिस दो संख्या थी, तो दोनों संख्याओं में 1 1 अंक है, यानी 2 अंक हो जाएंगे। दाएं तरफ से 2 अंक बाद हमें जो है इस संख्या में दशमलव लगा देना है। तो यहाँ देखिए, 5 और 2, ये 2 अंक हो जाएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हमारी संख्या आ जाएगी 21.25। और ये देखेंगे कि 21.25 किस विकल्प में दी गई है। तो ये विकल्प है बी वाले में। देखिए, यहाँ बी वाले में दी गई है कि 21.25। तो यहाँ हम उत्तर के रूप में लिख देंगे 21.25। ये बी वाला हमारा विकल्प सही है। यहाँ लिखेंगे 21.25। तो इस प्रकार से हमें इनके उत्तर लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये जो प्रश्न है आपके समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये इसी प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं पूरी गणित
गणित के प्रश्न बैंक वालों ने इसमें रखे गए हैं, क्योंकि इन्हीं में से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए आगे अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो आपका प्रश्न 53 दिया गया है, इसमें देखिए लिखा है कि 4 गुणित 9 पर 1/2 की घात, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये जो 1/2 की घात होती है, तो 1/2 की घात का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। तो हम या तो वर्गमूल लगा लें, या फिर जो हमारी यहाँ पे संख्या 9 लिखी गई है, इस 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणित 3, यानी यह कितना आ जाएगा, 3 पर 2 की घात आ जाएगी, और पहले से 1/2 की घात लगी हुई है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारे घातांक के नियम होते हैं, घातांक के नियम से यदि किसी संख्या पर आधार 1 है और उस पर 2 घातें कोष्टक के बाहर भी लगी हुई है, तो गुणांक के रूप में होती है, और इस पर हम लिख देंगे 3 गुणित 1/2 की घात। तो अब ये 2 से ये 2 क्या होंगे, कट जाएंगे, बराबर में हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर जो संख्या 9 पर 1/2 की घात लिखी हुई है, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3। तो हम लिख देंगे 4 गुणित 3 बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये किस विकल्प में दिया गया है, देखिए ये विकल्प ए वाले विकल्प में 12 दिया गया है। तो यहाँ हम उत्तर के रूप में ए लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 12। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को समझ करके लिख देना है। तो देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखिए एक बात और बता दूं आपको, यदि आपको जहां पर भी प्रश्न समझ में ना आ रहे हों तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आप जैसे ही हमसे जुड़ जाते हैं, देखिए इसमें बेल आइकन है, जो नोटिफिकेशन होता है उसको भी यदि आप क्लिक कर देते हैं तो मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखिए आपको सभी प्रश्नों को अंत तक देखना है, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक में सभी पाठों के जो है प्रश्न लिए गए हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे, तो प्रश्न बैंक वालों ने वो ऑब्जेक्टिव प्रत्येक प्रश्न के बना करके इसमें रखे हैं। तो हमें सभी प्रश्नों को अंत तक जरूर ही देखना है। यहाँ देखिए प्रश्न जो 54 दिया गया है आगे, तो इसमें दिया है 5 दर्जन पेंसिलों की कीमत कितनी है, 240 रुपया है। तो 2 पेंसिलों की कीमत क्या होगी, कितने की दी गई है, 5 दर्जन पेंसिल दी गई हैं और हमें 2 पेंसिलों की कीमत निकालना है। तो 5 दर्जन, दर्जन कितने की होती है, 12 की होती है। 5 दर्जन कितने की हो जाएंगी, 12 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। ये हो जाएंगी 60 पेंसिलों की कीमत कितनी दी गई है, 240 रुपया। 60 पेंसिल 240 रुपये की आती हैं। तो एक पेंसिल क्या कितने की आएगी, 240 में हम 60 का भाग लगा देंगे, लिख लेंगे 240 भागित 60, या हम ऐसा बटे में भी लिख सकते हैं, बटे 60। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 6 × 18, 6 चौके 24, 4 आ जाएगा। एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई, 4 रुपया। तो हमें कितने की निकालना, 2 पेंसिलों की। तो हम कर देंगे 4 गुणित 2, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ये 2 पेंसिलों की कीमत कितनी आ जाएगी, 8 रुपया। ये किस वाले विकल्प में दी गई है, ये देखिए जो हमारा ए वाला विकल्प है इसमें दिया गया 8 रुपया। तो हम यहाँ लिख देंगे ए और यहाँ रुपया और यहाँ लिख देंगे 8। इस प्रकार से हम इसका उत्तर यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें प्रश्न दिए गए हैं, तो जो ये गणित है, गणित में सभी प्रश्नों को हमें हल करके ही हमें उत्तर निकाल करके उत्तर लिखना है। यदि हम ऐसे इनको याद करेंगे तो निश्चित नहीं है कि यहाँ पे 240 और 2 पेंसिलें पूछी गई या 5 दर्जन पूछी गई, यहाँ पर संख्या बदल भी सकती है। तो हमसे गणित हल करते बनना चाहिए। तो देखिए हम अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अंत तक जरूर देखिएगा।
देखिए ये यहाँ पे दिया गया है प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पे अगला है 55। यहाँ देखिए x वर्ग ऋण 7x धन 12, इनके गुणनखंड क्या होंगे। तो अब हमें जो ये व्यंजक लिखा रहता है या वर्ग समीकरण होता है, इस वर्ग समीकरण के हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो क्या होते हैं इसके गुणनखंड। तो यहाँ देखिए जो हमारा सूत्र चौथा वाला दिया रहता है सर्वसमी का चौथी, उसको हम उसके हिसाब से इसके दो गुणनखंड करते हैं 12 के, और जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने में 7 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके हम गुणनखंड करें कि 12 आ जाए और इनको जोड़ें तो 7 आ जाए। तो देखिए 4 और 3 ऐसी संख्या होती है जिनका गुणा करते तो 12 आता है, और 4 और 3 को जोड़ते तो कितना मिल जाएगा, ये हमें 7 मिल जाएगा। तो यहाँ देखो 4 और 3 जोड़ना है हमें, और 4 और 3 का गुणा करना है। तो यहाँ देखिए ऋण के 7 लिखे हुए हैं, तो जोड़ने में यहाँ पे ऋण के 7 आना चाहिए। तो ऋण की संख्या 4 होगी और ऋण की संख्या 3 होगी, तो ऋण होंगे दोनों गुणांक। और यहाँ जब हम इनका गुणा करते हैं ऋण का, तो ये धन के हमें 12 धन के मिल जाएंगे, धन के 12 मिलेंगे। तो देखिए जहाँ पर भी आपका गुणनखंड इस प्रकार का बना हो कि ऋण के 3 और ऋण के 4, तो वही हमारी इस संख्या के गुणनखंड होंगे। तो देखिए यहाँ पे ऋण 3 x के साथ में ऋण 3 और ऋण 4 कौन से विकल्प में दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए जो विकल्प दिया गया है सी वाले विकल्प में दोनों गुणनखंड ऋण के दिए गए हैं, x ऋण 3 और x ऋण 4। तो यहाँ हम लिख देंगे कि सी, और यहाँ लिख देंगे x ऋण 3 और x ऋण 4। इस प्रकार से हमें इनके गुणनखंडों को लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो अगला प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्नों को आप देखते चलिए, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न 56 देखिए दिया है कि बहुपद y वर्ग धन 6y धन 6 धन 4y पर 3 की घात क्या है। अब देखिए यहाँ पे घात पूछी गई है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी बहुपद की जब घात पूछी जाती है तो उसमें जिस भी चर राशि पर सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद का घात कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें सबसे बड़ी घात जो है y पर 3 की घात लगी है, तो इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। इस बात का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ बी वाले ऑप्शन में दिया गया है 3, तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो बी, और हम यहाँ लिख देंगे 3, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए 57वां प्रश्न दिया है कि 10,000 में कितने सैकड़े होते हैं। 10,000 में सैकड़ा बनाना, सैकड़ा कितने का होता है, 100 का होता है। तो देखिए हम लिख दें यदि यहाँ पे कि ये हमारे कितने हैं, ये 10,000 हो गए, ठीक है ना। 10,000 के सैकड़े पूछे गए, तो हमेशा सैकड़ा पूछा गया है यानी 100 का सैकड़ा होता है, तो बटे में हम क्या कर देंगे, 100 से इसको भाग लगा देंगे, 2 शून्य इसके कट जाएंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कितने सैकड़े होंगे 10,000 में, 100 सैकड़े। ये किस में दिया गया, बी वाले विकल्प में दिया गया है। तो यहाँ जो बी वाला विकल्प है ये देखिए ये दिया गया 100 सैकड़े, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बी, और यहाँ लिख देंगे हम 100 सैकड़े। इस प्रकार से हमें उत्तर लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 58 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प 3.56 को शब्दों में दर्शाता है। शब्द 3.56 ये लिखी गई संख्या है, तो 3 इसको 56 नहीं पढ़ना है। तो इसमें किसी में लिखा है 356, सीधा लिख दिया 356 ऐसा लिखा, इसमें लिखा 3.56 और यहाँ लिखा 3.56 लिखा है ना। तो हमारी जो संख्या होती है, क्योंकि दशमलव के बाद हम एक एक अंक पढ़ते हैं, तो 3.56 किस में लिखा है, ये दिया गया है सी वाले विकल्प में 3.56, ये हमारा विकल्प सही होगा। यहाँ लिख देंगे हम सी, और यहाँ लिख देंगे 3.5, पूरा लिख देना आपको 3.5 और 6, ऐसा हमें उत्तर के रूप में लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए जो प्रश्न क्रमांक 59वां दिया गया है कि एक घड़ी को 280 रुपया में बेचने पर 20 रुपया की हानि हुई, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सीधा जो हमारा क्रय मूल्य का सूत्र होता है हमें लगा देना है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य धन हानि, विक्रय मूल्य
और धन में क्या लिख देते हैं, हानि, यानी दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 280 में हमें 20 को क्या करना है, जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो कितना आ जाएगा, शून्य का हमें शून्य मिलेगा, 8 और 2 10 का शून्य, हासिल आएगी 1, 2 और 1 3, तो ये उत्तर आ जाएगा 300 रुपया। ये हमारा क्रय मूल्य होगा। ये किस में दिया गया, ये देखिए डी वाले विकल्प में दिया गया है 300 रुपया। तो यहाँ आप लिख दीजिए उत्तर और यहाँ पे लिख दीजिए 300 रुपया, रा भी बना दीजिए रू, ऐसा ये हमें रुपया इस प्रकार से हमें लिख देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो यदि जो प्रश्न आपको समझ में ना आए हों तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक निश्चित ही कर दीजिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।